हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान एकेडमी सिरोही के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से और वो क्या है तो जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए जिसे अपन कहते हैं जेआरए एंड टीआरए। ठीक है, यानी कि कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार की जो भर्ती आने वाली थी उसका इंतजार कर रहे थे, तो आखिरकार वो भर्ती आपके सामने आ चुकी है। और आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि आपके जो भी क्या-क्या योग्यताएं हैं, कितनी एज तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या बुक लिस्ट है, जिससे कि हर एक टॉपिक वाइज जो है आप तैयारी कर पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार हो रहा है कि जैसे ही नोटिफिकेशन निकला उसी के साथ में सिलेबस भी आपको बता दिया गया है। सब्जेक्ट का जो अंकों का भार रहने वाला है वो भी बता दिया है। तो आपको इस पूरे विस्तृत जो विज्ञापन है या जिसे अपन कहते हैं कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है, इस डिटेल नोटिफिकेशन को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमें कई बार जो है हमारे विस्तृत विज्ञापन के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट दे रखे होते हैं जिनकी जानकारी ही नहीं होती है और उससे हम कई बार जो है एग्जाम में कुछ गलतियां कर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके अंदर दो अलग अलग पोस्टें हैं। एक है जूनियर अकाउंटेंट और एक है तहसील राजस्व लेखाकार टीआरए। ठीक है, तो यहां पर बता दूं कनिष्ठ लेखाकार जो होते हैं वो किसी भी ऑफिस के अंदर लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो टीआरए होंगे तहसील राजस्व लेखाकार, वो तहसीलदार का जो ऑफिस होता है, तहसीलदार साहब का जो ऑफिस होगा उस ऑफिस के अंदर आपको जो है जॉब मिलती है। तो आप सबसे पहले तो इसका जब आगे मैं अभी बताऊंगा कि आपको अपना प्रेफरेंस भी देना है कि आप किस में जाना चाहते हैं, टीआरए के अंदर या जीआरए के अंदर। तो वहां पर ये प्रेफरेंस भी आप अच्छे से देवें, क्योंकि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेवे कि आपको तहसील ऑफिस में बैठना है या कनिष्ठ लेखाकार ऑफिस, मतलब किसी भी अदर ऑफिस के अंदर बैठना है। ठीक है, अब किसी भी अदर ऑफिस का मतलब है यूआईटी हो सकता है या आपका चिकित्सा विभाग हो सकता है, आपका और भी अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पर आपको बिठाया जा सकता है। ठीक, दूसरी बात, इस वैकेंसी के बारे में वही विद्यार्थी पूरी जानकारी रखें या वही विद्यार्थी तैयारी करें जिसने सम्मान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी कॉमन इजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो 2022 में हुआ वो दिया हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और सीईटी के बारे में हमने पहले ही बता दिया था कि अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि इसके बारे में आपसे जो है आगे बहुत चीजें ऐसी वैकेंसी आने वाली है जहां पर इसका हमें बहुत रिक्वायरमेंट होगी। अब जिसने सीईटी अच्छे से दिया होगा उसको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब बात करते हैं कनिष्ठ लेखाकार के कितने पद हैं। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी के लिए 4911 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 279 पद हैं। टोटल टीआर जेआरए यानी जूनियर अकाउंटेंट के पद टोटल कितने हैं तो 5190 पद हैं। और साथ में तहसीलदार जो या तहसील राजस्व लेखाकार है उसके गैर अनुसूचित में 170 और अनुसूचित के 28, वो है टोटल 198 पोस्ट है। तो अल्टीमेटली अगर अपन इन दोनों को जोड़ देवे तो लगभग देखिए 5200 5300 5400 से आसपास पद हो रहे हैं। कितने? 5400 के आसपास पद हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये पदों के आपको बता दिया, इतने पद हैं, बहुत ज्यादा सीटें हैं, 5400 सीटें कोई कम नहीं होती है। अब आपको बता दूं कि आपका जो पात्रता परीक्षा हुई है सीईटी उसका स्कोर कार्ड आपके पास में आ चुका है अप्रैल महीने के अंदर ही, आपको पता ही है। उसके अंदर जितना स्कोर हो रहा है और आपकी जो ये विज्ञापित पद हैं ये कितने हैं 5400, तो 5400 का 15 गुना नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, आप ये नहीं कि डायरेक्ट 5400 का 15 से गुना कर दो, ऐसे नहीं होगा, वही अल्टीमेटली वही आने वाला है। लेकिन यहां पर क्या बोला है कि वर्गवार में न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। यानी कि आपके अलग अलग जो आपकी कैटेगरी होती है उस वाइज अलग अलग कट ऑफ जाएगी और कैटेगरी वाइज जितनी सीटें हैं उसका 15 गुना लिया जाएगा। समझ में आ गई बात? तो मतलब आप ये नहीं सोचे
कि सभी के लिए 15 गुना होगा, नहीं, जनरल की जितनी सीटें हैं उसका 15 गुना, ओबीसी की जितनी सीटें उसका 15 गुना, एससी की जितनी सीटें उसका 15 गुना, एसटी की जितनी सीटें हैं उसका 15 गुना। आपके टीएसपी के अंदर भी इसी प्रकार से जनरल के 15 गुना, ओबीसी के 15 गुना, एससी के 15 गुना, एसटी के 15 गुना, ऐसे विद्यार्थियों को लिया जाएगा। ठीक है, तो विज्ञापित पद और वर्गवार फिर जो है एक कट ऑफ आने वाली है अभी, उसके बाद में आप इसका फॉर्म फिल करें, हो सकता है पहले ही कट ऑफ जारी कर दी जाएगी जहां तक मुझे पता है। और आपको आवेदन करते समय कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की प्राथमिकता, प्रायोरिटी, या आप ये कह सकते हैं प्रेफरेंस, आपको पहले देनी है। ठीक है, पहले ही बता देना है कि आप किस पोस्ट के अंदर जाना चाहते हैं, ताकि जैसे ही आपके अगर अच्छे मार्क्स आते हैं और आप एलिजिबल हैं, टॉप रैंकर हैं, तो आपको वो पोस्ट मिले जो आप चाह रहे थे। टीआरए भी कोई चाह सकता है, कोई जेआरए चाह सकता है। ठीक है, चलो, इसके बाद में बाकी तो आपको पता ही है, जो RSMSSB बोर्ड है उसकी वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाकर के आपको क्या करना है, अपना फॉर्म फिल करना है। आपको पता ही होगा SSO ID से आपका फॉर्म फिल होता है। ठीक है, चलो, और आपको क्या करना है कि आपका जो है सीईटी का, आपको देखो इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है। आपने जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करोगे, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब सीईटी का जो ऑनलाइन आवेदक पत्र क्रमांक था, यानी आपका एप्लीकेशन नंबर जो था, वो आपको दर्ज करना होगा। और फिर आपके पास में क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने सीईटी का एप्लीकेशन नंबर डाला और एसएसओ आईडी दोनों को करोगे वेरीफाई, वो दोनों वेरीफाई होने की स्थिति में आवेदन पत्र आपके सामने खुल जाएगा। समझ में आ गई बात? और उसके बाद में आप उसके अंदर जो अपना है आवेदन फिल कर देना, मतलब जो भी आपसे पूछा जाए, आपका नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, जो भी है वो सब डिटेल भर देना, और उसके बाद में उसकी प्रिंट निकाल करके अपने पास रखिएगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है ना, तो आप किसी अलग, जैसे मैं ऊपर मेरे वीडियो डाल दी तो मेरे से पूछ रहे हो, या किसी अदर टीचर से पूछ रहे हो, तो टीचर से पूछने से बेटर होगा कि आप इनकी जो रिक्रूटमेंट पोर्टल होती है वहीं पर एक हेल्प डेस्क का नंबर भी होता है, या फिर वहां पर ईमेल भी होती है, आप वहीं पर डायरेक्ट कांटेक्ट करें तो आपको वहां पर जो है सहायता मिल जाएगी। उसके अलावा ये नंबर भी दे रखे हैं, आप इन पर भी कांटेक्ट करके अपनी जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान कर सकते हो। ठीक है, चलो, इसके बाद में रजिस्ट्रेशन शुल्क है, तो वो आपका देखो, सामान्य और ओबीसी में जो क्रीमी श्रेणी के हैं उनको 600 रुपए, नॉन क्रीमी और जो अन्य हैं उनके लिए आपका 400 रुपए है। ठीक है, उसमें सभी आ गए आपके, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वो सभी के लिए। फिर समस्त दिव्यांग जन जितने भी हैं उनके भी 400 रुपए हैं। और उसके अलावा जो भी आपके 2.5 लाख से कम इनकम वाले हैं और अनुसूचित जाति के हैं या जनजाति के हैं, तो उनको भी पंजीयन शुल्क तो 400 रुपए ही देना है। अल्टीमेटली 600 और 400 दो जो है फीसें हैं आपको फिल कर देनी है, और 600 400 से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है, अब देख लो ये यहाँ पर कि आपके नॉन टीएसपी एरिया के अंदर जूनियर अकाउंटेंट के लिए जनरल की 1242 सीटें हैं, जनरल महिला की 355 है, विधवा की 141 है, परित्यागता की 35 है। इनका 15 गुना, यानी अब जनरल के कितने कैंडिडेट पास होंगे, तो 1242 का 15 गुना। ठीक है, बस इतने ही पास होंगे। ऐसे ऐसे ही अब जैसे परित्यागता है, तो 15 का 35 का 15 से गुणा कर दो, इतने बच्चे पास होंगे। आप डायरेक्ट 5400 का करके मत देखिएगा, आप अपने हिसाब से देखिएगा, कैटेगरी वाइज अपना जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही अनुसूचित जाति की ये दे रखी है सभी सीटें, ऐसे अनुसूचित जनजाति की सीटें दे रखी है, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग की, अति पिछड़ा वर्ग यानी जो एमबीसी है, फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की ये सीटें दे रखी है। ठीक है, जैसे अब यहाँ देखो परित्यागता की 9 सीटें हैं, तो 9 इंटू 15, 15 9 225, यानी कि ईडब्ल्यूएस के परित्यागता वाले 225 बच्चे जो है क्वालिफाई करे जाएंगे सीईटी के अंदर, 15 गुना के अंदर 225 बच्चे आएंगे। ऐसे फिर आपके 12 जिले में जो शहरी या जनजाति रहती है उसके लिए यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो आपके ये जो अपने क्षैतिज आरक्षण होता है, जिसके अंदर आप जैसे विकलांगता वगैरह, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, भूतपूर्व सैनिक है, मंत्रालय कर्मचारी है, यानी जो भी एलडीसी वगैरह लगे हुए हैं, तो उनके लिए 613 सीटें हैं। भाई साहब बहुत बेनिफिट होता है जो मंत्रालय कर्मचारी होते हैं उनके लिए, 12.5% रिजर्वेशन रहता है। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर वही 99 सीटें, सामान्य महिला की 29, विधवा की 11, दो आपकी परित्यागता की है, तो 30 बच्चे जो है टीएसपी से परित्यागता वाले पास होंगे। ऐसे
ठीक है। ऐसे ही अनुसूचित जाति में विधवा की एक सीट है, तो अब 15 बच्चे जो है वो एससी सॉरी अनुसूचित जाति के टीएसपी एरिया से क्वालिफाई करेंगे। कितने? 15 बच्चे ही। ऐसे आपको क्वालिफाई करना है। परित्यागता की अब एक भी सीट नहीं है यहाँ, तो इसका मतलब परित्यागता का एक भी बच्चा सीईटी के 15 गुना में जो है नहीं लिया जाएगा। ऐसे ऐसे ही फिर आपका ये तहसील राजस्व वाला है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, सीटों का वर्गीकरण। फिर ये टीएसपी क्षेत्र का आ गया। इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, बाकी सब वही चीजें हैं, आप देख लीजिएगा। भूतपूर्व सैनिक वगैरह के लिए जो पहले की सभी रिक्वायरमेंट होती है वही रहेगी। ठीक है, खिलाड़ी अगर कोई है तो वो अपना देख लेना कि किसका सर्टिफिकेट का कितना मार्क्स रहेगा, क्या रहेगा, वो भी सब देख लेना अपना। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे ये सब चीजें। ठीक है, इसके बाद देखो पात्रता और शैक्षणिक योग्यता यानी कि इजिबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जो भी आवेदन करता है उसके पास में ये सब अब पढ़ने की जरूरत नहीं है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा वगैरह कुछ नहीं है। इस सब का केवल मतलब इतना है कि ग्रेजुएट होने चाहिए आप। ठीक है, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, कुछ भी हो, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप हो सकता है कि लागत और सहकर्म लेखाकार संस्थान जो कोलकाता के अंदर है वहां से आप इंटरमीडिएट परीक्षा पास हो सकता है आप भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान जो नई दिल्ली के अंदर है उसकी जो इंटरमीडिएट परीक्षा होती है वो पास करे हुए हो, या इसके अलावा आपने ओ लेवल कर रखा हो। तो इस प्रकार की जो अलग अलग आपके पास में क्वालिफिकेशन हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपके पास केवल ग्रेजुएशन भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। और इसी के साथ में आपके साथ में देखो ये ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, इसी के साथ आपके पास में एक क्या होनी चाहिए, तो RSCIT जो है आपका वो भी होना चाहिए। इसके अलावा आपको हिंदी और राजस्थान की जो संस्कृति है उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक, आप अगर अंतिम वर्ष के अंदर है यानी आप अभी थर्ड ईयर के अंदर है या आप बीटेक कर रहे हैं तो फोर्थ ईयर में है, तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन जब आप फाइनल एग्जाम दे रहे होंगे यानी जब आपका रिजल्ट आने वाला होगा तो उससे पहले आप ग्रेजुएट या जो भी आपका है वो हो जाना चाहिए, डिग्री वगैरह डिप्लोमा जो भी है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो। इसके अलावा आप भारतीय होने चाहिए या फिर आप नेपाल के प्रजाजन हो सकते हैं, ऐसे कोई बाहर का लोग आके वैसे ही फॉर्म नहीं भरते। ठीक है, आयु की अगर बात की जाए तो आप 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके होने चाहिए न्यूनतम तो, और मैक्सिमम आप जो है 40 वर्ष की आयु तक हो चुके हो। ठीक है, और इसके बीच में जो है जो भी विद्यार्थी होगा वो फॉर्म फिल कर सकता है 21 से लेकर 40 के बीच में। बाकी जो भी कैंडिडेट्स के लिए आपके ओबीसी में, SC ST में कितना रिजर्वेशन है वो आपको पता ही होगा। इसी के साथ में ये बता दूं कि विगत 3 वर्षों से कोई वैकेंसी आई नहीं थी जूनियर अकाउंटेंट की या TRA की, तो इसके लिए 3 वर्ष की जो अधिकतम आयु है उसमें और छूट दी जाएगी। यानी कि अगर कोई 40 साल का है कैंडिडेट और वो 3 साल से तैयारी कर रहा था, अब वो बेचारा हो गया 43 का, तो ऐसा नहीं है कि वो फॉर्म नहीं फिल कर सकता, वो कर सकता है क्योंकि उसको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि पिछले 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है इसलिए। बाकी जो आपका रिजर्वेशन है SC ST OBC जनरल का वो सब मिलता ही रहेगा, EWS का वगैरह जो भी है। ठीक है, इसके बाद भाई इतना सारा काम करेंगे तो सर पैसा कितना मिलेगा। हाँ, तो पैसा बहुत ज्यादा मिलता है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि 3600 ग्रेड पे है और पे लेवल जो है वो आपका 10 रहता है, अच्छा खासा पैसा मिल जाता है आपको। ठीक है, आपके पास में 50-60 हजार की सैलरी आ जाती है आफ्टर प्रोविजन पीरियड। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पेंशन आपके तो वही है, जो भी आपके नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार दे पेंशन योजना लागू होगी। तो अभी ये इसलिए लिखा है क्योंकि पहले तो क्या होता था, नई पेंशन योजना लागू थी, अब वापस से पुरानी चालू है। तो आप हो सकता है रिटायर्ड हो तब कोई और हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे वो उसमें लागू हुआ है, वो नहीं, जो नियम के अनुसार दे होगा वो पेंशन मिल जाएगी। ठीक, इसके बाद में आपके पास में आवेदन करने की तिथि, तो आप आवेदन कर सकते हैं 27 जून 2023 से। कब से आवेदन कर सकते हैं? 27 जून 2023 से आवेदन कर सकते हैं 26 जुलाई 2023 तक। यानी आपके पास में पूरा 1 महीना है आपके फॉर्म फिल करने का। तो कब से? 26 तारीख से लेकर के 27 तारीख के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद में परीक्षा का आयोजन आपको पता ही है 17 सितंबर को किया जाएगा, जैसा कि पहले से एग्जाम डेट घोषित है। हालांकि इसमें परिवर्तन करने का पूरा अधिकार है, तो कभी भी अगर डेट वेट चेंज होती है तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, ऐसा इस विस्तृत विज्ञापन के अंदर पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है। आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे तो वो बता दिया जाएगा आगे जा करके। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी सरकारी सेवा में हैं
या आप किसी जैसे एलडीसी वगैरह कोई लगे हुए होते हैं, कोई ग्राम सेवक, कोई पटवारी, कोई छोटी जॉब में लगे हुए होते हैं और उनका टारगेट होता है कि हम अकाउंट सर्विस के अंदर जाए या ऑफिस वर्क के अंदर जाए, तो उनको एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जो है अपना देना होगा, यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, वो एनओसी आपको देना होता है। ठीक है, वो आपके जो नियुक्त करता है वो दे देते हैं आपको, डीओ है जैसे वगैरह, वो भी जो भी है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब ये ठीक है, कोई मतलब नहीं है आपके अभी। और जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने ही चाहिए, ओबीसी, जनरल, एससी, एससी जो भी आपके बनते हैं ना सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो सब आपके खुद खुद के सबको पता ही होते हैं, तो वो हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा आपके संशोधन के लिए, और वो तो डेट आती ही है बाद में, आप किसी भी प्रकार की जो है कोई गलत सूचना वगैरह आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं कि इस भर्ती परीक्षा की जो स्कीम है, यानी आपका जो पूरा सिस्टम रहने वाला है आपकी तैयारी का, मतलब आपको कैसे कितने पेपर होंगे, क्या होगा वो सब, और पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, परीक्षा में दो भाग होंगे। कितने भाग होंगे? दो भाग होंगे, यानी कि परीक्षा के दो भाग कौन कौन से? तो पेपर फर्स्ट और पेपर टू, दो पेपर होते हैं बेसिकली। ठीक, अब पहले बात करते हैं, जो पहला पेपर होने वाला है, जो पहला पेपर होने वाला है, उसके अंदर टोटल 6 सब्जेक्ट रहेगी। और कौन कौन सी सब्जेक्ट? तो देखो, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, सामान्य ज्ञान रहेगा राजस्थान के संदर्भ में केवल, सामान्य विज्ञान रहेगी, गणित रहेगी, कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत रहेंगे। ठीक है, टोटल ये 450 नंबर का पेपर होता है और आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। पेपर फर्स्ट जो है वो आपके 450 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी 150 मिनट मिलेगी। और साथ में सब्जेक्ट कौन कौन सी है? तो हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान राजस्थान का, सामान्य विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। और सभी के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? तो 75-75, क्योंकि सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के ही है। ठीक, गणित और कंप्यूटर को छोड़ करके इनका जो लेवल है, बाकी जो भी बचे हैं आपके, वो सब रहेंगे सीनियर सेकेंडरी लेवल के, यानी हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, ये तो रहेगी 12th लेवल तक की। और गणित और कंप्यूटर जो है वो रहेगी 10th लेवल तक की। इसके बाद में जो सेकंड पेपर होगा उसमें आपके आएगी बही खाता, व्यवसाय पद्धति, लेखा परीक्षा, भारतीय अर्थशास्त्र और राजस्थान के सेवा नियम जो है खंड 1 के अंदर अध्याय कौन कौन से, ये सब बता ही दिया था मैंने पहले भी। और एक आपके हैं जो वित्तीय लेखा के नियम है वो। और ये सब भी आपके 150 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, 450 नंबर का ही पेपर रहेगा, 2.5 घंटे का आपके पास में समय रहेगा इसके अंदर भी। ठीक है, जो आपके राजस्थान के सेवा नियम और वित्त नियम है, उनको छोड़ करके जो भी है आपका बही खाता, लेखाक्रम, व्यवसाय पद्धति, लेखा परीक्षा, भारतीय अर्थशास्त्र, ये सभी आपके स्नातक लेवल तक के आएंगे, यानी बीकॉम वगैरह जो करते हैं उस लेवल तक का कंटेंट आपको पढ़ करके जाना है। तो पेपर दो होंगे, कौन कौन सी सब्जेक्ट आएगी वो दिख गया होगा आपको। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ बता देता हूँ चीजें, जैसे कि दोनों के दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और एक ही दिन में होंगे, मतलब एक सुबह हुआ तो एक शाम को होगा, इस टाइप का पैटर्न रहता है जनरली, और अभी भी यही रहने वाला है। दोनों के दोनों 450 नंबर के पेपर है, यानी टोटल 900 नंबर का आपके पेपर होगा दोनों के मिला करके। और हर क्वेश्चन सही होने पर 3 नंबर है, और अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 नंबर कटेगा। ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक सही होने वाला क्वेश्चन भी कट जाएगा, यानी 3 क्वेश्चन गलत तो चौथा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका गलत, नंबर 3 कट जाएंगे, इसलिए एक क्वेश्चन गलत होने पर एक। और साथ में मिनिमम ऑफ 35% इन पेपर 1 और 2 इच, मतलब दोनों के अंदर 450 का 35-35% तो दोनों के अंदर कम से कम होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले वाले पेपर में 450 ले आए और दूसरे वाले में केवल 50 नंबर लेकर के 500 नंबर लाके आप क्वालिफाई हो जाओगे, नहीं। आपको 35-35% तो दोनों में कंपलसरी लाने हैं, और उसके बाद दोनों के मिला करके भी आपको 40% एग्रीगेट बनाने ही हैं, ये मिनिमम है। अब इससे कम हो गए तो आप बाहर हो सकते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन एससी एंड एसटी जो कैंडिडेट्स है उनको रहेगा 5% का, अप टू 5%, पूरा 5% नहीं, 5% तक। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वैकेंसी के बराबर जो है बच्चे मिल जाते हैं, लेकिन 10 बच्चे कम पड़ गए, तो उनके लिए फिर क्या किया जाता है कि भाई 4% तक का रिजर्वेशन।
3% तक का, ऐसे ऐसे नहीं कि आप जो है 5% सभी मांगो तो सभी को नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर ये इसमें पहले ही लिखा हुआ है अप टू 5%, ठीक है। और ये सभी जनरल वैकेंसी में यही रहता है। अब सिलेबस क्या है, तो हिंदी के अंदर देख लो आपके, मैंने वैसे इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है। पर हिंदी के लिए संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, क्रिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, और इन सभी का वन स्टॉप सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। जो है कौन सी पुस्तक यूज करनी चाहिए, तो राघव प्रकाश जी की जो पुस्तक है बहुत ही बेस्ट पुस्तक है हिंदी के लिए। उसके अलावा कई बुकों के अंदर आप लफड़े में मत फंसना, और बाद में और भी इच्छा करें तो आप आरबीएससी की जो 11th-12th के अंदर आपके हिंदी व्याकरण की पुस्तक चलती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके अंदर जो चीजें नहीं दे रखी है, राघव प्रकाश के अंदर जो नई चीजें दे रखी है उनको ऐड करके दोनों के कंबाइंड नोट्स बना देना और उनको रट्टा मारना स्टार्ट कर देना। अब हिंदी तैयार करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है, जैसे संधि है, समास है, इनके अंदर तो क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। तो आप एक बार जो है सीख करके नोट्स बना करके अपना काम चला लो। बाकी जैसे कि पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, शब्द शुद्धि है, अनेकार्थक शब्द है, मुहावरे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इनको तो आपको रटना ही है। तो मेरी मानो तो डेली 10-5 एक कॉपी लेकर के उसमें लिखते रहना, 10-5 डेली लिखते रहना। तो जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपके पास में एक शब्दों का भंडार तैयार हो गया होगा। अगर आप एक ही दिन में सभी विलोम शब्द याद करने बैठ गए या एक ही दिन में सभी पर्यायवाची याद करने बैठ गए तो नहीं रहेंगे। और जैसे जैसे याद करते जाओ उनका अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज भी करना स्टार्ट कर देना। यानी अपने घर पे जो है बोलते बोलते, जैसे सब बोलते हैं ना कि भाई क्या बोलते हैं सब घर पे, आंख आंख आंख, आप करना ट्राई नयन नयन नयन, नेत्र नेत्र नेत्र, ऐसे। तो क्या होगा कि उससे आपके दिमाग के अंदर जो है ये चीजें घुस जाएगी और आपको अच्छे से याद हो जाएगी। यही पैटर्न आपको इंग्लिश की वोकेबलरी तैयार करने के लिए भी करना है। जैसे ही छोटी छोटी चीजें होती है उनको आप डेली रूटीन में लाओगे तो ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इन सभी के लिए जो जो चीजें मैं ला सकता हूँ वो मैं आपको एप्लीकेबल करवा दूंगा। राजस्थान का जीके अगर आपको जो है याद नहीं होता है, आपको समस्या आ रही है, बहुत बड़ा सिलेबस है और केवल 25 क्वेश्चन आएंगे, तो मेरी मानो तो इस पोर्शन को अभी आप स्टे रखना, इसको बाद में तैयार करना जब आपके पास में समय बचे। पहले आप हिंदी इंग्लिश तैयार करना, सामान्य ज्ञान तैयार करना, कंप्यूटर तैयार करना, मैथ्स तैयार करना। और इस भर्ती के अंदर वही बच्चा पीछे रहता है जो जीके तैयार करने बैठ जाता है, क्योंकि जीके के भी 25 क्वेश्चन ही आने हैं। हमारे पास में जब 150 और 150 300 क्वेश्चन है, 300 में से अगर 25 क्वेश्चन छोड़ देना तो 275 क्वेश्चन बच रहे हैं। हम पहले 275 क्वेश्चन को अगर सही करने के कैपेसिटी में आ जाएं और 275 क्वेश्चन का कंटेंट तैयार हो जाए, इसके नोट्स तैयार हो जाए, ये जब 275 क्वेश्चन हमारे रट जाए तब 25 क्वेश्चन के बारे में सोचना। और फिर भी किसी को इंटरेस्ट है तो मैं कहूंगा कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा आप पॉलिटी पढ़ लेना, आप सामान्य ज्ञान, जो देखो अब ये इकोनॉमिक्स है तो ये पूरा का पूरा आपके इकोनॉमिक सर्वे से आएगा। कहाँ से आएगा, इकोनॉमिक सर्वे जो है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जो है, उसी में से ये सभी पूछा जाएगा। एक भी इसके लिए पुस्तक या किसी की जरूरत नहीं है। तो मेरी तरफ से सजेशन तो यही रहेगा कि आपको जो राजस्थान इकोनॉमी सर्वे के पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल करवाई जा रही है, जिसमें तीसरा और चौथा चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है, बाकी आगे का कंटेंट आपको रंगीन नोट्स के रूप में अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो उस क्लास से आप पूरे नोट्स बना सकते हैं या पीडीएफ हमारे ऐप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हो। अब जहां पर डूबेगा ना बच्चा वो है ये करंट अफेयर्स। बिल्कुल मत पढ़ना, मैं चैलेंज करता हूं कि 25 में से केवल 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे। और 5 से 6 क्वेश्चन के लिए अगर आप दिन का 1 घंटा खराब करते हो, 2 घंटे करंट अफेयर के पीछे खराब करते हो, अखबार पढ़ने में टाइम खराब करते हो, तो मुझे लगता है कि कहीं पर भी आप सिलेक्शन की ओर अग्रसर है ही नहीं। आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं और आप अपने घर वालों को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है तो करंट अफेयर छोड़ देना। आज मैं आपके सामने कई ऐसे विद्यार्थियों को बता दूंगा, मेरे स्टूडेंट ऐसे बता दूंगा, जिनको मैंने कहा राजस्थान सामान्य ज्ञान छोड़ो, उन्होंने छोड़ा, 275 में से 200 क्वेश्चन सही किए और आज सिलेक्शन लेकर के कहीं यूआईटी में लगे हैं, कहीं चिकित्सा विभाग में लगे हैं, कहीं डीयू ऑफिस में बैठते हैं। और जो लोग नहीं मान रहे थे उस बात को, और वो आज पछता रहे हैं, अब वो इस भर्ती के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं और अब मैं उनका सिलेक्शन करवा के आपको यूट्यूब पर दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप भी मेरी बात माने तो इसको छोड़ सकते हैं।
इसके बाद में दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस, आपको पूरी की पूरी ये सभी पोर्शन हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। जो चीजें रह गई है वो चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। स्पेस साइंस के बारे में तो पूरी डिटेल्ड वीडियो जो है अब मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो तो सभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो साइंस तो अपनी बेस्ट है ही है। यूट्यूब पर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आराम से तैयार करो। मैथ्स के लिए शून्य से गुरु शिखर, कौन सा बैच? जीरो टू हीरो, या अपन कह सकते हैं शून्य से गुरु शिखर बैच मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके अंदर मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा दिया है, परसेंटेज पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का स्टार्ट करने जा रहा हूं, और उसके अंदर ये पूरी की पूरी मैथ पढ़ाने वाला हूं। तो आपको केवल क्या करना है, नोट्स बनाने हैं और रेगुलर रात को 9 बजे क्लास अटेंड करनी है। इकोनॉमिक सर्वे की सुबह 10 बजे क्लास होती है, वो अटेंड करनी है। साइंस की क्लास जो है शाम को 7 बजे होती है, उसको अटेंड करनी है। इसके बाद में कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत है, तो वो मैं आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। इसके नोट्स आपको अवेलेबल करवा दूंगा। सेकेंड पेपर के लिए आप अकाउंटेंट जो बीकॉम की बुक्स आती है वो आप यूज कर सकते हैं, उसके अंदर ये सभी चीजें दे रखी है, तो आप वहां से इसकी तैयारी करें। और जो इंडियन इकोनॉमी है उसके अंदर देखिए, जैसे कि आपका ये है इंडियन इकोनॉमी की कुछ प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमी पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ये जो कुछ चीजें हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह, ये टूरिज्म इन राजस्थान, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, बेसिक फीचर्स, नेशनल इनकम का, फॉरेन ट्रेड का, ये थोड़ी सी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद में राजस्थान के सर्विस रूल और जीएफ एंड एआर जो है, ये दो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि हम खुद सरकारी सेवा में हैं, तो हमें पता है कि इन सर्विस रूल को कैसे और किस प्रकार से आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए। इसके बाद में ये तो सब ठीक है, अपने कोई मतलब है नहीं, तो मैंने आपको इसका सिलेबस भी बता दिया है। और बुक लिस्ट के लिए मैं बता देता हूँ वापस से आपको कि राजस्थान की इकोनॉमी के लिए आपको जो है कहीं पर भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना होगा आपको। ठीक है, उसके अलावा आपको जो है साइंस के लिए है तो हमारे नोट्स अवेलेबल है, और उसके लिए आप 9th-10th की जो बुक्स है उसको पढ़ सकते हैं। 11th-12th लेवल तक की पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर स्पष्ट कहा गया है कि जो ऊपर के 4 पोर्शन है वो 12th लेवल तक के पूछे जाएंगे, इसलिए। ठीक है, चलिए। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि आपका मैथ्स जो है वो पूरा पढ़ा दिया जाएगा। शून्य से गुरु शिखर बैच के अंदर कंप्लीट मैथ्स पढ़ाई जाएगी। कंप्यूटर के नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, और आप पढ़ना चाहते हैं तो लुसेंट की पुस्तक को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फिर भी राजस्थान जीके तैयार करना ही चाहते हैं तो लक्ष्य की जो पुस्तक आती है उससे आप पढ़ सकते हैं। और राजस्थान की पॉलिटी के नोट्स तो हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है ऑलरेडी, आप पढ़ सकते हैं। जो चीजें अवेलेबल है वो आप पढ़ सकते हैं, जो चीजें नहीं है वो अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये आपका वैकेंसी तो आ चुका है। अब इस वैकेंसी के लिए जम करके तैयारी करनी है, और जम करके तैयारी किस प्रकार से होती है, तो उसके लिए आपको लगातार कंटिन्यूअसली नोट्स बनाने हैं, तैयारी करनी है, रटना है। जो चीजें याद नहीं होती उसको, जो समझ में आ रही है उनको समझना है, और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब अपनी क्लासेस के अंदर, और मैं आप लोगों के लिए अब साइंस की क्लासेस भी अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश करता हूं। और मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।